इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए किसान भाइयों, फिर अपनी किसान वाणी की बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और आज की हमारी किसान वाणी का विषय है अश्वगंधा की खेती कैसे करें और इससे हम क्या लाभ कमा सकते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए किसान भाइयों रेतली दोमट मिट्टी वाली जो जमीन है काफी अच्छी मानी जाती है और इसको हम बारिश के पूर्व यानी अगस्त माह यानी जुलाई अगस्त का जो महीना रहता है, इस दरमियान हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें लगभग इसकी बुआई जो है बीजोपचार के साथ हम आसानी से कर सकते हैं और कुछ किसान भाई हमारी जो है इसमें पौधों को तैयार कर दूसरी जगह पर भी शिफ्ट करके एक सामान्य जमीन पर इसको लगा सकते हैं। इसमें जलवायु की अगर बात करते हैं तो अर्धशुष्क मौसम इसके लिए काफी पर्याप्त माना जाता है और तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छा होता है और बारिश अगर हम बात करें तो 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। इस प्रकार से इसका जो बीज और मिट्टी जलवायु का जो है विषय होता है। साथ ही बुआई का जो समय है किसान भाइयों, जैसे कि हमने बताया बारिश के पूर्व अगस्त माह के प्रारंभ सप्ताह में इसकी बोनी कर सकते हैं। कुछ हमारे क्षेत्र है इसको अक्टूबर नवंबर में भी इसकी बोनी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों इसकी हम सीधी बोनी भी कर सकते हैं और जैसे पौधे तैयार करके भी इसकी कर सकते हैं और कीटों से बचाने के लिए इसमें थीरम कार्बोडाइजिम जो होता है इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं और अनुशंसित जो मात्रा कीट व्याधि की जो होती है समय समय पर हम इसको दे सकते हैं। अश्वगंधा की जो फसल है किसान भाई, इसमें पानी की जो मात्रा है वो कम होती है। साथ ही इसकी जो जड़ें, अश्वगंधा की जो जड़ें हैं बुआई के समय 160 से 180 दिन लगभग 5 से 6 महीने की हो जाती है और इसके फसल पकने पर पत्ते सूखने लगते हैं। साथ ही फल जो है लाल नारंगी हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपने क्षेत्र में कोशिश कर सकते हैं कि अश्वगंधा की खेती करके भी बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ये हमारी बातचीत है और वक्त मनोरंजन का है किसान भाइयों। तो आइए सुनते एक प्यारा सा लोक भजन आदर्श रामायण भजन मंडल ग्राम नाहिया के कलाकारों के माध्यम से। जिंदगी
किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम नाहिया के समूह स्वर में कलाकारों के माध्यम से ये लोक भजन। और अब हमने बातचीत की है एक बहुत ही अच्छे गौ सेवक से। आइए सुनते हैं इनसे की गई बातचीत।
किसान भाइयों, हमारी कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय होता है और इससे हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है कि हमारा पशुधन बीमार हो जाता है, बीमार के लक्षण उनको समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या देखरेख करना चाहिए, इसी विषय पर आज हमारे साथ एक पशु चिकित्सक कहो, गौ सेवक के रूप में ग्राम पंचायत रंबाखेड़ी में कार्यरत है। सन 2002 से मैंने पशु चिकित्सा विभाग से ट्रेनिंग किया हूँ जी, और आज तक पशु की सेवा दे रहा हूँ। अच्छा। और समय समय पर कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये काम मैं करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात और बहुत अच्छा काम है साहू जी आपका कि एक सेवा भाव भी आपके मन में है और कहीं न कहीं पशु जो बेचारा कहना चाहिए वो बोल नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है और कई बार मृत्यु का शिकार हो जाता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के साथ उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद हमारा पशु स्वस्थ हो जाता है तो किसान को उसका लाभ भी होता है, कहीं न कहीं हमारे लिए एक सेवा भाव भी पैदा होता है। क्या क्या बीमारियां पशुओं के रूप में हमको दिखाई देती है, कौन कौन से जानवरों में किस किस प्रकार की बीमारियां दिखाई देती है? सर जी, अभी फिलहाल में कई जगह पे लंपी बीमारी की शिकायत दिख रही है। हाँ। तो इसका इलाज हम पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार करते हैं, या तो हमें समझ जहाँ नहीं आता है हम उन्हें अवगत करा करके उन्हें बुलाते हैं। अच्छा। और इलाज उसका फिर चिकित्सक के माध्यम से हम करते हैं। अच्छा। उसमें पशु की पूरी चमड़ी पर गोल दरदरे टाइप के, पूरे चपथे टाइप के हो जाते हैं, गुठली टाइप हो जाती है और पशु एकदम नर्वस हो जाता है, चारा पानी छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है और मुंह लटकाए हुए बैठता है। तो ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह से हम इसका उपचार भी कर देते हैं। कुछ लार भी आती है उसमें? और उसमें लार आती है और आँख कान में पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और पशु एकदम नर्वस हो जाता है, मतलब चारा पानी कुछ नहीं खाता है। ऐसी स्थिति में उसका उपचार पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम उसको देते हैं। चलिए, ये तो आपने लंपी बीमारी के एक लक्षण बता दिए। हाँ। क्या यह संक्रमण वाली बीमारी है? इससे अगर कोई ग्रसित पशु है उससे और भी हमारे जो स्वस्थ पशु है उनसे इनकी क्या दूरी रखना चाहिए, क्या उनको इनके साथ में रखना चाहिए या नहीं? नहीं, संक्रमित बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु में होने वाली जी, उनको अलग रखना चाहिए। जिस पशु जो बीमार है उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनको साथ में रखेंगे तो जो और दूसरे पशु है वो भी उससे संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे पशु को अलग रखना चाहिए और बारिश के दिन में नीम का धुआं पशु को देना चाहिए और हर शाम के टाइम में और सुबह कंटिन्यूस धुआं लगाना चाहिए कोठे में या अपना फार्म हाउस है उसमें। अच्छा। ताकि और समय समय पर चूना का छिड़काव, चूना डालना चाहिए आजू बाजू से, ताकि कोई भी संक्रमित पशु उसमें ना हो। अच्छा। चूने से बहुत फायदा है। तो इस प्रकार प्रारंभिक उपचार के रूप में आप ये काम हमारे किसान भाई को कर लेना चाहिए। हाँ, जैसे हाँ, आपने बताए हैं। हाँ, ये कि अगर लंपी बीमारी के लक्षण हमको दिखाई दे दिए हाँ, तो उसके क्या उपचार करते हैं आप पशु चिकित्सक की मदद से, या आप भी अपनी सूझबूझ से कुछ बताते हैं? अधिकतर पशु चिकित्सक की मर्जी से ही हम इलाज लंपी में करते हैं। लंपी बीमारी बहुत संक्रमित बीमारी है, क्योंकि जानवर अगर ज्यादा हम कुछ लगा दे उसमें तो गलत होता है, इसलिए पशु चिकित्सक की सलाह से हम इसको करते हैं। क्या उपाय करते हो, कुछ ऐसा अनुभव बताइए। पहले तो हम उसको जो नीम होती है उसको उबालते हैं, उबाल करके और वो तो एकदम पूरा पानी ठंडा हो जाएगा, पूरे शरीर पे उसको लगाते हैं और उसके बाद में प्राथमिक उपचार में उसको हम गवार बाटे जिसको गिलोय कहते हैं, तो कम से कम आधा केजी के समथिंग उसको लेते हैं। उसमें 100 ग्राम हल्दी डालते हैं और चूना डालते हैं
ये 50 ग्राम के समथिंग, और मिक्सी में इसको पूरा मिक्स करके और पूरे शरीर पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो गुठलियां है लम्पी की, वो बहुत जल्दी उसमें रिलीफ होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ही सस्ता और बढ़िया नजदीकी इलाज है कि हमारा कृषक भाई इस काम को कर सकता है। कोई ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, तुरंत अगर ऐसे लक्षण जैसे पूर्व में आपने बताए, तुरंत अगर दिखते हैं तो तुरंत ये इलाज करना चाहिए, बहुत जल्दी आराम होता है। बहुत जल्दी आराम हो जाता है। हाँ। तो ये एक बीमारी कोई मौसम में लगती है, ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है कि वर्ष भर? कौन सा? लंपी बीमारी जैसे? लंपी कभी भी हो सकती है ये। जी। अभी 3-4 साल पहले आई थी, अभी पुनः इसका आगमन हो गया है। 1-2-4 जगह इसके केस दिखे हैं, और वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन ग्राम खापा में भी एक पशु, 2 पशु को हुआ था। तो वहाँ पर अभी विभाग की टीम के द्वारा भी हम गए थे और वैक्सीन किया है। अच्छा। हाँ। इसके लिए शासन की तरफ से भी कुछ ऐसी कृषक भाइयों को समझाइश दी जाती है कि मतलब कुछ कैंप वगैरह लगाए जाते हैं या कुछ? कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा। और पहले ही हम कैंप लगा देते हैं। हाँ, ताकि बीमारी की रोकथाम हो जाए। तो अभी आपके कैंप में क्या काम हुआ? आपके कैंप में कहाँ लगाया था? कैंप भी खापा में लगाया था। अच्छा। और 1-2-3 जगह लगाए कैंप, उधर अलग अलग जगह पे। जी जी। टीम जाती है और लगाती है। तो हम भी गौ सेवक हेल्प करते हैं। हाँ। कृषक भाइयों की क्या रुचि आपको दिखाई देती है उसमें? कुछ कृषक भाई आलस्य कर जाते कि भाई हमारा पशु तो अभी स्वस्थ है, हमें नहीं ले जाना या टीकाकरण नहीं कराना। कई पशु मालिक जो नजीक पास में है, हाँ, जहाँ पर हमारा शिविर है, तो वो तो आकर के लगा लेते हैं। बाकी जो खेत दूर दराज में है जी, तो वो वहाँ वो लाते ही नहीं पशु को जगह पे। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार आप मतलब कहना चाहिए कि बीमारियों के बारे में, लंपी बीमारी हो और भी ऐसी कुछ बीमारियां, अभी जैसे बारिश के बाद और भी मौसम खुलेगा, पशु बाहर चरता है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है? अभी मौसमी बीमारी में जैसा तिया अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, तो तिया जैसी बीमारी आती है उसमें। और HSBQ की भी शिकायत ये गणेश जी के बाद में ये भी शिकायत चालू होती है। तो उसके भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं? उसमें क्या है, पैर पशु का सूज जाता है और पड़ की आवाज उसमें आती है पैर में, और तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से हम उसका उपचार करते हैं या तो पशु चिकित्सक को अवगत कराते हैं। अच्छा, ये मुंह खोरी और पैर खुरी भी ऐसा कुछ ठंड के दिनों में ज्यादा हमको दिखाई देती है? हाँ, ठंड के दिन में मुंह खुरी और पैर खुरी, तो इसका भी वैक्सीन लगता है। अब कुछ बीमारी ये कम दिखाई देती है वैसे वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीन लगने से थोड़ा रोक इस पर आया है, परंतु जो पशु बाहर से जो आते हैं, खरीद के जो लाते हैं या दूसरे क्षेत्र से, जैसे राजस्थान से जो आते हैं पशु लेकर के, तो वो जानवर बेचते हैं और इधर से खरीदते भी हैं। तो वो बीमारी का वाहक वही है, FMD बीमारी का। अच्छा। हाँ, मुंह खुरी पैर खुरी, वो अधिकतर हमारे क्षेत्र में वही लाते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों ने बाहर से कोई पशु लाया है, हाँ, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो तुरंत पहले उसकी पशु चिकित्सक से स्वस्थता का परीक्षण करा ले, हाँ, और उसका टीकाकरण करा ले। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आने वाले समय में उस पशु को इस प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ये सूझबूझ के साथ पहले ये काम, अगर हमारा पशु बाहर से आया है तो ये कर लेना चाहिए। नहीं, ये कर ले तो पशु एरिया वाइज वो सही हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगी। और तो पहले ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के और उसको वैक्सीन लगा देना चाहिए। उसके बाद देसी नस्ल और कृत्रिम गर्भाधान, हाँ, ये किसानों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में बताइए। देसी पशु से हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे सांड लगाते हैं, तो वो पशु दूध कम देता है, और वहीं आप कृत्रिम गर्भाधान कराइए तो आपका पशु अगर 1 लीटर दूध दे रहा है तो 2 लीटर देगा। अच्छा, क्वालिटी रहती है इसमें।
तो देसी पशु को भी हम कृत्रिम गर्भाधान करके उसकी नस्ल परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छी नस्ल हमारे यहाँ पैदा हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम हमारे अच्छा किसान भाई कर हाँ। सकते हैं। बाहर से बहुत महंगा पशु खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। और अपने घर पर अगर कृत्रिम गर्भाधान उन्नत नस्ल का उसमें कर दिया तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया बन करके दूध में भी बढ़ोतरी हो दूध में सकती है। बढ़ोतरी आ जाएगी और अच्छी अच्छी नस्ल वेराइटी अभी आ रही है। और साहिवाल के भी अच्छे अच्छे बुल आ रहे हैं और गिर नस्ल के भी अच्छे बुल आ रहे हैं और एक सार्टेड सीमन गवर्नमेंट की तरफ से अभी उपलब्ध है। इसमें अच्छे क्वालिटी के बुल से के सीमन अभी विभाग की ओर से मिल रहे हैं। साहू जी, एक मेरे मन में विचार ये आ रहा है कि बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं, हाँ वो दूध का विक्रय करने के बजाय हाँ अपने घर पर पशुधन की ज्यादा सुरक्षा करते हैं, पशु को अच्छा पालते हैं और उसको कहीं विक्रय करके भी मुनाफा कमाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें पशु घर पे ही अच्छा उसको व्यवस्था करे और उसको बेचे तो वो दूध से ज्यादा उसमें फायदा होता है जी। और अच्छी क्वालिटी के अगर बछिया है या बगार है तो आप सीमन के द्वारा वो बगार को अच्छी पालो और 50 से 60 हजार रुपए की आपको बगार 1-1.5 साल में आपको दे देगी। तो ये भी बहुत अच्छा काम है हमारे किसान भाइयों को दूध विक्रय करने के बजाय, और थोड़ा बहुत करना चाहिए। बहुत सारा दूध तो हम नहीं पिला सकते, लेकिन उसकी आवश्यकता अनुसार पिलाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कम पिलाते हैं, जो बछड़े क्या हो जाते, कुपोषित का शिकार हो जाते हैं, जो पूरा भोजन नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसी अवस्था में उनका दूध एक समय तक दूध बेच देंगे, बाकी उसके बाद अगला पशुधन बेकार हो जाएगा। उसको लंबे समय तक बच्चे को दूध पोषिला चाहिए। और शुरू में जो चीक जो होता है, जब बच्चा होता है तो चीक बच्चे के लिए बहुत ही पोषक तत्व उसमें पूरा रहता है भरपूर मात्रा में, वो पूरा पिलाना चाहिए। और कम से कम 1 से 2 माह तक कंटिन्यू उसको दूध दोनों टाइम पिलाना चाहिए। हमारे कई पशुपालक ऐसे हैं कि 1, 2 दिन 4 दिन पिलाएंगे और फिर आधा लीटर पावर दूध पिलाएंगे और पूरा दूध निचोड़ करके बेच देते, डेयरी में बेच देते हैं। तो ऐसा बच्चे के साथ, बछड़े के साथ नहीं होना चाहिए। पूरे समय तक उसको दूध मिलना चाहिए। तो वो आपको अगर एचएफ की अगर बछिया है आपके पास, एचएफ की बच्चिया गाय ने दी है तो उसको कम से कम 6 महीने तक दूध पिला, वो 18 से 19 महीना में वो क्रॉस हो जाएगी। और बढ़िया एक पशुधन विक्रय करके भी हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भाइयों को चाहिए कि इस प्रकार के काम हमारे पशुपालकों को करना चाहिए। दूध के विक्रय के साथ साथ अगर हमारा पशु विक्रय योग्य बना करके भी हम बेचते तो काफी अच्छा लाभ होता है। और क्या हमारे किसान भाइयों को समझाइश दोगे? अंतिम प्रश्न के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। किसान भाइयों को पशुपालन कैसे करना चाहिए, क्या लाभ होता है? पशुपालन मतलब छोटे प्रकार से भी आप कर सकते हैं जी। मतलब एक गाय, मेरी एक गाय ली थी जी, एक गाय और एक भैंस ली थी, उससे मैंने आज मेरा डेयरी फार्म खोला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज 10 पशु आप एक जई आप ले आइए, ऐसा नहीं है करना। एक पशु से आपको अपना रोजगार चालू करना है, जिससे आपको दूध की भी पूर्ति होगी और वो बछड़ा अगर तैयार होता है तो उससे दूसरा वंश और आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहिए। एकदम से 10-20 पशु ला करके फार्म हाउस नहीं खोलना चाहिए, धीरे धीरे काम करना चाहिए और प्रोग्रेस में आप जाएंगे। तो इससे किसान को ज्यादा परेशानी भी नहीं आएगी, ज्यादा खर्च भी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आपके पास कितना पशुधन है? मेरे पास 15-20 पशु। क्या चल रहा है अभी पशुधन में, कैसी देखरेख कर रहे हैं आप? अभी देखरेख वही खल्ली पशुआर, चूनी, भूसी ये देते हैं पशु को। अच्छा। और दोपहर के टाइम में नेपियर घास मशीन से काट करके सभी को डालते हैं। बाकी सानी सुबह और शाम 2 टाइम ही हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश साहू जी, आपने इस प्रकार की जानकारी हमारे गौ सेवकों को आपके विचार और अनुभव के साथ में रखी है। जरूर आपके अनुभव हमारे किसान भाई अपने क्षेत्र में अपनाएंगे। अगर कोई पशु बीमार होता है तो जरूर आपके बताए हुए लक्षणों को ध्यान में रख के उपचार करेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी। श्रोताओं,
अभी आपने सुनी ये बातचीत संपन्न होती है आज की अपनी किसानवाणी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई चर्चा नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपने दोस्त दिलीप देशमुख को कार्यक्रम किसानवाणी से। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।